4 जून का इंतजार, भाजपा गठबंधन 400 के पार। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। स्टूडियो में है एग्जिट पोल पर चर्चा करने के लिए देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में मोटे तौर पर ये साफ कर दिया गया है, तमाम एग्जिट पोल जो मेन है उन्होंने सबने ही भाजपा गठबंधन की सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिखाई है। ख़ास तौर से ये जो एग्जिट पोल इस बार के आए हैं उसमें जो साउथ के स्टेट हैं, कुछ कई स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें चौंकाने वाले नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। जिस तरह का माहौल अगर हम यूपी की बात करें उसमें चुनाव के दौरान दिखाई दे रहा था, इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूती के साथ लड़ रहा था और मैदान में बहुत सी चीज़ें चल भी रही थी प्रचार के दौरान। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं उसको अगर देखें हम तो तमाम जो इंडिया गठबंधन की तरफ से बातें हो रही थी एक तरह से वो फुसफुसाहट ही थी और इसका ज़्यादा असर चुनाव पर नहीं पड़ा है अगर एग्जिट पोल को सही माने। 4 जून को क्या होगा ये नहीं कह सकते, 4 जून को एकदम स्पष्ट नतीजा सामने आ जाएगा। मोटे तौर पर ज़रूर समझा जा सकता है कि अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनको देखने के बाद लगभग अगर हम पीछे झांकें तो एग्जिट पोल थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन इतना नहीं होता कि एग्जिट पोल अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं तो उसमें एक नतीजा एकदम उलट आ जाए। बहरहाल कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक सिर्फ अनुमान है। अनुमान के बाद जो सच वो 4 जून को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से सामने आएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी हैं। अभिनव, अगर हम अभी तक की बात करें तो जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें जो जैसे मेन एग्जिट पोल हैं उनमें सब में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते हुए भी दिखा रहे हैं और वो नारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था कि इस बार 400 के पार, वो दिखाई दे रहा है कि सभी ने एक तरह से दिखाया है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में उनके सहयोगी दलों को मिलने जा रही हैं उससे ये साफ है कि 400 पार का आंकड़ा वो छू रहे हैं। देखिए, अगर मेन अगर हम जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है अगर उसमें हम बात करें तो एबीपी का जो सी वोटर है अगर उसकी बात करें तो 353 से लेकर जो है वो करीब 383 तक जो है वो दिखा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें दिखा रहा है और अदर्स को 4 से 12 सीटें ही मिलती हुई इसमें दिख रही हैं। इसके अलावा अगर हम जन की बात करें तो 377 जो है वो एनडीए गठबंधन को दिखा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को केवल 151 सीटें यहाँ मिलती हुई दिख रही हैं। अगस्त के खाते में करीब 15 सीटें यहाँ पे जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम इंडिया न्यूज़ की जो डी डायनामिक्स जो सर्वे है एक्सिस पोल आया है अगर उसकी हम बात करें तो इसमें भी करीब एनडीए को जो है वो 371 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को केवल 125 सीटें यहाँ पर जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 47 सीटें जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सारे जितने अभी तक मैं बता रहा हूँ एग्जिट पोल ये कहीं ना कहीं एकदम से क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं जो है एनडीए के लिए और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं जो है इस बार झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके अलावा हम एक और रिपब्लिक टीवी का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसे भी अगर देखें तो करीब करीब इसमें भी जो है वो 300 के पार जो है वो एग्जैक्ट तरीके से दिखा रहे हैं। इसमें 359 का मतलब 360 के पास जो है वो सीटें दिखा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन केवल 150 के आसपास जो है सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में करीब 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टीवी की अगर हम बात करें तो 371 से 401 की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बार बार नारा दिया जा रहा था बीजेपी की ओर से 400 पार का, वो यहाँ पर इसमें एग्जिट पोल में हमें जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहा है। 401 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो 109 से 139 सीटों के बीच में सिमटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के पास में 28 से लेकर 38 सीटें जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक और बड़े अगर एग्जिट पोल की बात करें जिसपे अधिकतर निगाह रहती है देश की, वो है इंडिया माई एक्सिस का, जो आज तक टीवी की ओर से करा जाता है। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर भी जो भाजपा की ओर से लगातार नारा दिया जा रहा था 400 पार का, तो इस एग्जिट पोल में भी 400 पार का जो वो नारा था वो कहीं ना कहीं तब्दील होता हुआ बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनडीए को जो है वो 361 से 401 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी 8 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपी से शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल की। जिस तरह यूपी में दिखाया गया है कि 67 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, इस तरह का माहौल अगर हम देखें, जिस तरह की बात हो रही थी चुनाव में, चाहे वो अखिलेश यादव हों, कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी, और अभी जब इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी दावा किया था कि हम 300 से ज़्यादा सीटें पा रहे हैं।
ऐसे में जो यूपी है, यूपी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आए, उसके बाद भी जिस तरह माहौल भी बना, और मतदान से पहले की बात करें तो लगभग जितने भी चरण हुए हैं उसमें काफ़ी जोर रहा है, और पब्लिक भी इनकी प्रोग्राम में, चाहे अखिलेश यादव की रैली हो और कांग्रेस की तरफ से रैलियां हो, रोड शो हो, चाहे उनके दोनों के साथ हो या अलग हो, उसमें भीड़ काफ़ी दिखाई दी है। ऐसे में अगर जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 67 के पार सीटें हासिल कर रही है, तो ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ है। अभिनव, अगर हम देखें तो क्या उन नारों का, उन मुद्दों का, जिस तरह से मुद्दों पर बात हो रही थी, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो और जिस तरह से जो सांप्रदायिकता को लेकर तमाम चीज़ें कही जा रही थी, लोगों को भड़काने वाली बातें हो रही थी, उस सब के ख़िलाफ़ जो जनता में एक दिखाई भी दे रहा था, बातचीत जब हम भी कर रहे थे लोगों से जाकर, और दूसरे लोग भी इस तरह के लोगों से बात करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज़मीन पर किस तरह के मुद्दे जो हैं असर कर रहे हैं और किस तरह की बात मतदाता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वैसी सीन इसमें मुझे लगता है कि बना नहीं है क्या? देखिए, अगर हम जो अब तक पोल सामने आए हैं, एग्जिट पोल सामने आए हैं, अगर उसकी हम बात करें तो यूपी में 60 से लेकर 72 तक जो सीटें हैं वो एनडीए के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे सपा और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, तो दोनों ही पार्टियों को जो है वो 10 से 12 सीटें जो है वो ग्रॉस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रहा है कि जो बड़े मुद्दे चुनाव के दौरान आ रहे थे, जैसे अगर यूपी की हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ पे 3-4 मुद्दे बहुत प्रबल रहे, जिसमें पहला एक युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था पेपर लीक का, क्योंकि चुनाव से पहले पुलिस भर्ती जिस तरीके से उसका पेपर लीक हुआ था तो काफ़ी जो है उसको बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर हमने देखा, तमाम चाहे अखिलेश यादव यहाँ आए या और तमाम रैलियाँ करी, उसमें अग्निवीर जो योजना थी उसको बराबर उठाया। इसके अलावा एक मुद्दा जो यूपी में बार बार उठा, रैलियों में खासकर विपक्ष की ओर से उठाया गया, वो फ्री राशन का मुद्दा था। भाजपा की जितनी रैलियां हुई वहां पर भी इस मुद्दे को जो है सामने रखा गया कि हम फ्री राशन दे रहे हैं गरीबों को, और इसी तरीके से विपक्ष भी इसी मुद्दे पर उन पर बराबर जो था हमलावर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल अब सामने आ रहे हैं तो वो जो मुद्दे कहीं ना कहीं जो थे, जिन्हें देख के लग रहा था, क्योंकि हमने तमाम रैलियां देखी, उसमें खासकर जो युवा वर्ग था वो कहीं ज़्यादा तादाद में निकल के आ रहा था और लग रहा था कि शायद युवा जो है वो इन मुद्दों पर जाके वोट करेगा। इसका मतलब ये माना जाए कि लोगों में चर्चा तो रही कि वो इस तमाम मुद्दों को सामने रखकर, चाहे बेरोजगारी हो, पेपर लीक वाला मामला हो, अग्निवीर हो या राशन वाला मामला हो, इसको लेकर उनमें चर्चा थी, वो इसको लेकर नाराज़गी भी जता रहे थे। लेकिन जब वोट देने गए हैं तो वो वोट देते वक्त शायद ये मुद्दे असर नहीं किए हैं, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की कोशिश थी कि इन सब मुद्दों को सामने रखते हुए जो मतदाता हैं उनको, मतदाताओं को बूथ तक जाएं और उसी मुद्दों पर वो वोट करें। ऐसा अगर एग्जिट पोल को माने तो ऐसा हुआ नहीं है। खैर 4 जून को क्या होगा ये सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी को जो पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो बहुजन समाज पार्टी के साथ लड़ी थी, उसमें जो नुकसान हुआ था उसको, वो बहुत नीचे चली गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा उसकी सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को अलग रहने का नुकसान साफ होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति कुल मिलाकर वैसे ही है जैसे कि यहाँ पे उसका संगठन है या जैसे वो परफॉर्म करती रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। यूपी के बाहर अगर हम निकलें, जैसे महाराष्ट्र में, दूसरा अगर स्टेट देखी, सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कोई भारतीय जनता पार्टी को इतनी तोड़फोड़ हुई है वहाँ पे, फिर से एकदम अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस सब मिलने के बाद एक बार वहाँ लड़े हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भी नहीं पहुँचाया है, अगर एग्जिट पोल सही माने तो। इसी तरह से तीसरा स्टेट आता है बिहार। बिहार में भी हम देखें तो बिहार में जिस तरह का शोर था कि बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी जिस तरह से आक्रामक थे, लालू प्रसाद यादव भी इस चुनाव में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे थे, भले ही उनकी सेहत साथ नहीं दे रही हो, लेकिन बीच बीच में उनके बयान आ रहे थे। और सबसे बड़े राजद के अगर रणनीतिकार हैं तो वही हैं। और जिस तरह वहाँ टूट फूट हुई थी, नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, इसको भी मुद्दा बनाया गया था। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम इस पूरे चुनाव पर नज़र डालें बिहार के, तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नुकसान में नहीं है। हो सकता है उसकी सीटें पहले से कम हो जाए। देखिए, बिहार की अगर हम बात करें, जो अभी एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत देखने को और है। पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। इसमें जो नुकसान का जो आकलन है वो वहाँ से जोड़ा जा रहा है। जब नीतीश कुमार जो है वो राजद छोड़कर जब बीजेपी में गया और ये गठबंधन हुआ,
तो इसका कहीं ना कहीं अगर हम मोटे तौर पे देखें तो नुकसान जो है वो बीजेपी को हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉन्टेस्ट में जो सीटें थी जो नीतीश के खाते में गई हैं, जदयू के खाते में गई हैं, वहाँ पर उन सीटों पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अगर हम पिछले चुनाव में बात करें तो वहाँ पर एक तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन वो अब की यार वहाँ पर जो है उसे 5 से 10 जो सीटें हैं वो लूज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और पूरे अगर हम बिहार की चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा अगर मुद्दा बिहार की राजनीति में इस बार रहा तो एक तो बेरोजगारी का जो आप बता रहे वो था, उससे भी एक बड़ा मुद्दा जो इस बार चुनाव में गूंजा है वो है जातीय मतगणना का। जिस तरीके से चुनाव से पहले वहाँ पे जातीय मतगणना हुई और उसके आंकड़े निकाल के सामने पेश किए गए, उसके बाद लग रहा था कि पूरा चुनाव हो सकता है इस मुद्दे पर जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से एग्जिट पोल में अब डेटा सामने आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे वो बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ये मान सकते हैं कि आरजेडी को पिछली बार से इस बार जो है कुछ सीटों पे बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो एग्जिट पोल अभी बता रहे हैं। ये अब आंकड़े कितने और बढ़ेंगे या कितने घटेंगे, नहीं, बहुत एक स्पष्ट वो नहीं है। जैसे लग रहा था कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस और ये सब मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ घेर लेंगे, ऐसा सीन नहीं बना है। अब अगर और स्टेट की बात करें हम, जैसे हिमाचल को ले लें, उड़ीसा को ले लें और पश्चिम बंगाल को ले लें, और ख़ास तौर से दिल्ली का नतीजा जो है, मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में हालात बने, केजरीवाल जेल गए और जेल से फिर वापस जमानत पर रिहा होने के बाद वो बाहर आए और आखिरी टाइम पे उन्होंने जिस तरह से आक्रामक प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, घेरने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन वो रिजल्ट वैसा दिखाई नहीं दे रहा है एग्जिट पोल अगर हम देखें तो। देखिए एग्जिट पोल कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके एग्जिट पोल इस बार बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अगर दो बड़े स्टेटों में अगर हम बात करें तो पहला तो दिल्ली अगर हम गिन लें, क्योंकि दिल्ली पे खासकर नज़र इसलिए रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कहा जाता है कि दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव में अच्छा कॉन्टेस्ट करता है वही सरकार जो है बनाता है जाके। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पहले जेल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद तमाम जो है मुद्दे, नए से नए मुद्दे जो है वो लाते हैं, काफ़ी मतलब अटैक करते हैं बीजेपी पे। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो चीज़ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 7 सीटें हैं जिसमें से 6 जो हैं वो बीजेपी के खाते में वापस जाती हुई दिखाई दे रही हैं। खास बात ये तब दिल्ली के लिए मानी जाएगी कि अगर वहाँ देखें तो मनोज तिवारी को छोड़कर पिछले चुनाव में जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट थे उनका इस बार टिकट काट के नए कैंडिडेट को लाया गया था। इसके बावजूद 7 में से 6 सीटें बीजेपी को जाती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं। एक सीट जो है वो आपके खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल और आपके लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर जो है वो मुझे जो है वो दिख रहा है। और एक थोड़ा सा और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जो एक हम बात करें, एक सीट काफ़ी चर्चा में दिल्ली की रही जिसमें मनोज तिवारी जो है वो कन्हैया कुमार आमने सामने आए, उस पर खास तौर पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल जो अब निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को जो है उस पर बढ़त दिखाई दे रहा है और वो केवल एक ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट थे जिन्हें तीसरी बार जो है बीजेपी ने उस सीट से उतारा था। अभी ना पश्चिम बंगाल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, लगातार अमित शाह गृह मंत्री वहाँ पे जाते रहे हैं और आखिरी टाइम में जो प्रधानमंत्री मोदी थे वहाँ भी उन्होंने चुनाव बहुत आक्रामक अंदाज में प्रचार किया उसका, और उसका असर अगर एग्जिट पोल, अगर हम माने कि एग्जिट पोल सच हैं, तो वो दिखाई दे रहा है। पहली बार ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनाव में लगभग बढ़ी रही है वहाँ पर, और ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ी चुनौती उसने दी है, उसका असर भी पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया है और इस बार सीटें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बढ़ रही हैं। ये दरअसल चौंकाने वाला इस वजह से भी है कि जिस तरह से वहाँ पे ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग थी और भाजपा को कड़ी चुनौती दे रही थी, पिछले चुनाव में उन्होंने ये साबित भी किया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनकी विजय रथ को नहीं रोक पाई थी। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। एग्जिट पोल कुछ हद तक यही समझा रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, देखिए दो चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि विधानसभा जब का चुनाव होता है तब वोटर कुछ और सोच के जो मुद्दे होते हैं कुछ अलग मुद्दों पे वोट देता है, और जब नेशनल मतलब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो वहाँ पर राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व होता है उसका चुनाव होता है। तो जनता इसी को देखते हुए वोट करती है। अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें भाजपा की ओर से पूरी ताकत एक तरीके से कह सकते हैं कि झोंक दी गई, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे ऐसे थे जिन पर कहीं ना कहीं जो था वो ममता बनर्जी उसमें भारी पड़ी और एक तरीके से क्लीन स्वीप करते हुए निकल आई। ये कहीं ना कहीं जो था वो टीएमसी के लिए एक मजबूती भी थी, और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि इस बार के जो चुनाव हुए ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी भी साबित हुई जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं।
उसके दो बड़े रीज़न ये है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जब वो हुआ तो ममता बनर्जी भी उसमें आई और शामिल हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और कांग्रेस को अपने साथ शामिल नहीं किया। तो वहाँ पर जो कुछ इस तरीके के फैक्टर बने, और खासकर चुनाव से अगर पहले बात करें तो संदेश खाली एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, जिसका पूरी तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी उस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर हमला करती रही। इसके बावजूद जो था वो ममता बनर्जी जो थी वो कांग्रेस की तरफ नहीं आई और ना ही सपोर्ट करा, अलग अलग चुनाव लड़ा। तो उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान था वो टीएमसी को हुआ, और भाजपा वहाँ पर एक तरीके से कहें तो काफ़ी तेजी जो है वो बढ़त बनाते हुए जो है इस बार आई है। और सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा इस बार का जो उलटफेर है वो पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन उड़ीसा है, अब इसके अलावा हरियाणा है, और अब देखें आप जो और स्टेट भी हैं जैसे तेलंगाना है, भारतीय जनता पार्टी का कुल मिलाकर प्रदर्शन सब जगह, जैसे एग्जिट पोल अगर हम मानें कि वो बिल्कुल सही आंकलन कर रहे हैं तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं कि जहां वो मजबूत थे वहाँ भी अगर इंडिया गठबंधन अपने वजूद को नहीं बचा पाया है तो ये एक बड़ी चुनौती है, और ख़ास तौर से इसलिए भी चुनौती है कि जिस तरह से सभी दल मिलकर आए और उन्होंने घेरने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को, मोदी टारगेट पे रहे हैं उनके, तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए भी अगर हम ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी को उतनी बड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन ने नहीं दी है जितनी कि उससे उम्मीद की जा रही थी या जितना उसका शोर शराबा दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर हम देखें तो जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसमें अगर हम मेन चैनल की बात करें तो जिस तरह से मेन चैनल पर डिबेट हो रही थी, जिस तरह से मेन चैनल पर बातें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रचार हो रहा था, मोदी जिस तरह से आक्रामक थे दूसरे दलों के लिए, एक जो निचोड़ उससे अगर आप चुनाव प्रचार से देखें या चैनल मुख्य चैनल पर बहस से देखें तो तब भी ये साफ हो रहा था कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार 400 के पार, तो वैसा सीन उस पर बन गया था। बस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ ये तमाम चीज़ें चल रही थी कि वो ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट कर रहे थे। अगर आज भी आप देखिए तो कुछ बड़े चैनल पे और उनसे बड़े जो पत्रकार घूमे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट की है उनसे भी बातचीत हुई है तो उनका भी यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ये जो 400 पार का आंकड़ा है इसको नहीं छू पाएगी जिस तरह का माहौल चुनाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जिट पोल ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था वो उसको उसने हासिल कर लिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह अभिनव ये एग्जिट पोल आए हैं, अभी तक बात करें हम तो जो विपक्षी दलों के प्रमुख नेता हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपने देखा कि सामने आई है, अध्ययन कर रहे हैं कि एग्जिट पोल कितने सही हैं या हम इस पर क्या कहें, एक रणनीति उनकी तरफ से तैयार हो रही है। देखिए, विपक्षी दल की अगर हम बात करें जैसे कांग्रेस या अन्य दल जो हो गए बड़े दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके जो नेता सामने भी आए हैं उनका यही कहना है कि जो ये एग्जिट पोल है ये एग्जिट पोल हैं, हम एग्जैक्ट पोल जब आएगा 4 जून को तब हम बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो जो है वो 4 तारीख को मतगणना के बाद के जो आंकड़े हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि आज ही दिन में दिल्ली में जो है मल्लिकार्जुन के खड़गे के जो घर पे आवास पर जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो 295 प्लस सीटें यानी 300 सीटें जो है जीतने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को अभी भी होप बनी हुई है कि एग्जिट पोल में हो सकता है कि एक बड़ा उलटफेर देखने को मिले और 4 जून को जो नतीजे आए जो वो आकलन करके आ रहे हैं वो उस तरीके के उन्हें आंकड़े देखने को मिले। बहरहाल 4 जून में अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। ख़ास तौर से जब 4 जून को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुलेंगी तभी साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में कितना बड़ा फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का नारा दिया था उस 400 पार के नारे को एग्जिट पोल ने सही साबित कर दिया है। अब ये एग्जिट पोल कितने खरे साबित होते हैं उसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से यूपी में बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 67 से ज़्यादा सीटें हासिल करने जा रही है, तो हम इस वक्त चूँकि बरेली मंडल में हैं और बरेली मंडल में जिस तरह का चुनाव हुआ है ऐसे में ये लगता नहीं है कि जिस तरह की चुनौती इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उसका गढ़ ढाने में दी है। क्योंकि अगर हम 5 सीटों की बात करें मंडल की तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। उन 5 सीटों में ये आकलन किया जा रहा था, ज़्यादातर लोग ये कहने लगे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन को काफ़ी हद तक सीटें यहाँ मिल जाएंगी, कुछ सीटों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी सीटें गंवाने जा रही है। अब क्या होगा बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 4 जून को हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे, मतगणना स्थल से सीधे लाइव होंगे, बताएंगे कि वहाँ किस तरह का नज़ारा है और किस किस सरकार देश में बनने जा रही है और मंडल में कौन कौन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन के जीतने जा रहे हैं।